हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा डे 22 ऑफ जेई 40 डेज क्रैश कोर्स सीरीज और आज का हमारा टॉपिक है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये है डिस्क्लेमर। अब हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हम बात करेंगे डायबोरेन के बारे में, बोरैक्स के बारे में, बोरिक एसिड के बारे में, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के बारे में, एल्यूमिनियम क्लोराइड और लास्ट में हम बात करेंगे एलम्स के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर से। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे डायबोरॉन के बारे में। ठीक है, जो क्या है B2H6। तो डायबोरेन जिसका केमिकल फॉर्मूला है B2H6, तो ये बोरॉन का एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अब अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और एयर के साथ इसके रिएक्शन की बात करें, तो ये जो डायबोरेन है ये कलरलेस और टॉक्सिक है। ठीक है, तो ये कलरलेस और हाईली टॉक्सिक गैस है। अब अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 180 केल्विन होता है। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर से काफी कम है इसका बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर हम इसके स्पॉन्टेनियस कंबशन के बारे में बात करें, तो जो डायबोरेन है ये स्पॉन्टेनियसली हवा में आग पकड़ लेता है जब हम उसे एयर के सामने एक्सपोज करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो रिएक्शन होती है वो क्या है कि B2H6 प्लस 3O2 गिव्स B2O3 प्लस 3H2O। ठीक है, तो ये इसकी इक्वेशन है। अब हम फर्दर आगे देखते हैं कि अगर हम देखें इस इक्वेशन में, तो ये जो B2O3 है ये हमारा क्या है, बोरॉन ट्राइऑक्साइड है। ठीक है, और H2O है क्या है, हमारा पानी है। तो इसमें बोरॉन ट्राइऑक्साइड और वाटर जो है वो बनता है। अब हम अगर अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन देखें NH3 के साथ, तो डायबोरेन अमोनिया के साथ रिएक्ट करके बोराजीन बनाता है। तो ये जो रिएक्शन होती है ये 2 स्टेप्स में प्रोसीड होती है। पहला होता है एक एडिशन कंपाउंड। तो सबसे पहले क्या होता है, B2H6 अमोनिया के 6 मोल्स के साथ रिएक्ट करके एक एडिशन कंपाउंड जिसे हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं वो बनाता है। ठीक है, तो ये देखो जब B2H6 यहाँ पे 6 मोल्स ऑफ अमोनिया के साथ कंबाइन कर रहा है तो ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना रहा है। और जो दूसरा रिएक्शन होता है वो होता है हीटिंग। ठीक है, तो इस एडिशन कंपाउंड को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, और हीट करने पर क्या बनता है, बोराजीन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो B3N3H6 है ये क्या है, यहाँ पे बोराजीन है। और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो B3N6 है ये क्या है, बोराजीन है। और हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस नाम से भी जाना जाता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि बोराजीन का रिंग स्ट्रक्चर जो है वो बेंजीन जैसा होता है। ठीक है, बेंजीन का क्या है C6H6 और बोराजीन का क्या है B3N3H6। तो इसका ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो रिंग स्ट्रक्चर है ये बेंजीन जैसा होता है। तो इसकी रिंग्स में ऑल्टरनेटिव BH और NH ग्रुप्स होते हैं जो इसे बेंजीन की तरह स्टेबिलिटी देते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, एक एक्सेप्शन होता है। ठीक है, तो अगर B2H6 और NH3 का रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर किया जाए तो बोराजीन की जगह इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बनता है, जिसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे BN(X). तो क्या बन जाएगा, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे डायबोरेन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो अगर हम इसमें देखें तो ये देखो ये है डायबोरेन का स्ट्रक्चर। अब डायबोरेन का जो स्ट्रक्चर होता है ये काफी यूनिक होता है। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 12 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। ठीक है,
8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 12 क्या होते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, जिसमें से 4 रेगुलर बॉन्ड्स के लिए और 4 ब्रिज बॉन्ड्स के लिए। तो अगर हम यहाँ पे टर्मिनल और ब्रिज हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं। कौन कौन से, देखो ये HA और HA, ये क्या है यहाँ पे, ये हमारे यहाँ पे टर्मिनल हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन एटम्स, 2 हर बोरॉन के साथ। ठीक है, इसके साथ भी ये 2 हाइड्रोजन एटम्स और इसके साथ भी ये 2 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ये क्या होता है कि 4 हाइड्रोजन एटम प्लेन में होते हैं, तो ये एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं 2 ब्रिज हाइड्रोजन की बात करूं तो ये जो आप HB देख रहे हो, तो ये कैसे हैं, ये जो 2 HB है, ये 2 हाइड्रोजन एटम्स 2 बोरॉन एटम्स को जोड़ कर रखते हैं। ठीक है, ये कैसे है, ब्रिज हाइड्रोजन एटम्स। अब अगर हम बॉन्ड एंगल और लेंथ की बात करें तो जो BH है, जो टर्मिनल वाले हाइड्रोजन है, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है, 119 पिकोमीटर। और अगर हम यहाँ पे ब्रिज वाले की बात करें, इस बोरॉन और इस वाले हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 134 पिकोमीटर होती है। अब अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें, अगर हम यहाँ पे ये HBH मतलब ये टर्मिनल हाइड्रोजन के साथ अगर बॉन्ड एंगल देखें तो ये HBH जो एंगल है, टर्मिनल एंगल, ये 120 डिग्री पर होता है। और अगर मैं यहाँ पे ये वाला देखूं ब्रिज वाले के साथ, ब्रिज एंगल, ये जो HBH बॉन्ड एंगल होता है ये 97 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, डायबोरेन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब हम फर्दर आगे देखते हैं डायबोरेन के बारे में। तो यहाँ पे देखो क्या बताया गया है कि डायबोरेन का जो स्ट्रक्चर है, ये मैंने बताया था, बहुत यूनिक होता है, क्योंकि क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे टर्मिनल हाइड्रोजन्स की बात करें, जिसको यहाँ पे HA से रिप्रेजेंट करा गया है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो टर्मिनल हाइड्रोजन्स बोरॉन एटम से 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से जुड़े हुए होते हैं। कैसे, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं। तो ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड की तरह होते हैं, जिसमें 2 एटम्स बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर होता है। ठीक है, यही अगर मैं ब्रिज हाइड्रोजन की बात करूं, जिसको हम HB से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि ब्रिज हाइड्रोजन में 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग से ये जुड़े होते हैं। अब ये 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग क्या होती है, इसका मतलब है कि 3 एटम्स, 2 बोरॉन एटम्स और एक ब्रिज हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो 3 एटम्स सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। इस टाइप की बॉन्डिंग को हम बनाना बॉन्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम यहाँ पे बात करें बनाना बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, अगर हम इस बनाना बॉन्डिंग की बात करें तो स्पेशल 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग को ही बनाना बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो शेप होता है ये थोड़ा कर्व्ड होता है। देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है, ये जो शेप है ना, ये थोड़ा कर्व्ड होता है, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, बनाना बॉन्ड कहते हैं। अब बनाना बॉन्डिंग के कारण डाइबोरॉन अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को काफी हद तक क्या करता है, कंप्लीट कर देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जब B2H6 इस तरह से बॉन्ड करता है तो इसका स्ट्रक्चर लगभग इथेन जो कि C2H6 है, C2H6 या फिर इथेन जैसा हो जाता है। ठीक है, ऑल्दो बॉन्डिंग जो है वो डिफरेंट होती है। अब अगर हम यहाँ पे इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो B2H6 में बोरॉन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 हो जाती है। ठीक है, कैसी हो जाती है, sp3 हो जाती है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि जब डाइबोरेन मेटल हाइड्राइड जैसे कि लिथियम हाइड्राइड या फिर सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, ये उनके साथ रिएक्ट करके टेट्रा हाइड्रोबोरेट आयन बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, टेट्रा हाइड्रो
बोरेट आयन, जिसको हम BH4 माइनस बोलते हैं। तो इस रिएक्शन से सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम बोरोहाइड्राइड जैसे कंपाउंड्स बनते हैं, जो खुद भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है आपको ये रिएक्शन कि 2MH प्लस B2H6 क्या देता है, 2M प्लस BH4 माइनस। यहाँ पे जो मेटल है ये लिथियम या सोडियम कुछ भी हो सकता है। तो BH4 क्या है यहाँ पे, टेट्रा हाइड्रोबोरेट आयन, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। अब अगर यहाँ पे हम बोरेन के यूजेस की बात करें, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका यूज देखते हैं। सबसे पहले हम कैटलिस्ट की तरह अगर देखें तो ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में एक कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा है वेल्डिंग टॉर्च, तो ये वेल्डिंग टॉर्च के रूप में भी यूज होता है। और तीसरा है रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस में दूसरे कंपाउंड्स को रिड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसकी, ये बनाना बॉन्डिंग, ठीक है, जिसके आपको यहाँ पे इस पिक्चर में भी दिखाया गया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड है बोरॉन का, वो क्या है, बोरैक्स है, ठीक है। तो बोरैक्स का क्या फॉर्मूला है, Na2B4O7.10H2O। इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्राइड। तो अगर हम बात करें तो बोरैक्स जो है वो बोरॉन का सबसे एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। और अगर मैं इसके अपीयरेंस की बात करूं तो ये एक व्हाइट क्रिस्टलीन सॉलिड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे वाटर के साथ इसकी रिएक्शन की बात करें तो जब बोरैक्स को पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो ये एक अल्कलीन सॉल्यूशन देता है, ठीक है। रिएक्शन क्या होती है, ये रिएक्शन बोरैक्स की हाइड्रोलिसिस के कारण होती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस जो NaOH है और वीक एसिड H3BO3 जो कि हमारा ऑर्थोबोरिक एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड बनते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से जो सोल्यूशन है ये अल्कलीन हो जाता है। तो यहाँ पे रिएक्शन देखो दी है, Na2B4O7 plus 7H2O gives 2NaOH plus 4H3BO3। तो H3BO3 क्या है, ऑर्थोबोरिक एसिड, जो कि एक वीक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम फर्दर देखते हैं तो अगर हम यहाँ पे देखें हीटिंग का इफेक्ट, तो जब बोरैक्स को हीट किया जाता है तो ये कई स्टेप्स से गुजरता है। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला होता है पानी का लॉस, जो कि होता है लॉस ऑफ वाटर। तो पहले ये अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि इसमें 10H2O होता है, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करता है और स्वेल हो जाता है, मतलब फूल जाता है, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पे देखें दूसरा क्या होता है कि फिर और ज्यादा गर्म करने पर ये मेल्ट करके एक लिक्विड बनाता है, जो थोड़ा ठंडा होने पर एक ग्लासी मास लाइक बीड में सॉलिड हो जाता है, ठीक है। तो इस ग्लासी मास को बोरैक्स अनहाइड्राइड और सोडियम मेटाबोरेट का जो मिक्सचर है ये माना जाता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहला, जैसे कि मैंने बताया था कि क्या होता है, सबसे पहले Na2B4O7.10H2O जो हमारा बोरैक्स है, पहले स्टेप में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था, जब आप इसको हीट करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, जिससे ये स्वेल अप हो जाता है और क्या बनाता है, सोडियम मेटाबोरेट, ठीक है। उसके बाद फिर और ज्यादा गर्म करने पर ये क्या बनाता है, एक ग्लासी मास बनाता है, ठीक है। तो जो ग्लासी मास होता है ये क्या होता है, सोडियम मेटाबोरेट प्लस बोरिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये ग्लासी मास ही बोरैक्स बीड टेस्ट में यूज होता है। तो ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट्स जैसे CuSO4 इससे रिएक्ट करके हम बोल सकते हैं कलर्ड बीड्स बनाते हैं, जो सॉल्ट्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। अब अगर हम एसिड्स के साथ रिएक्शन देखें तो बोरैक्स जब एसिड्स जैसे कि HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ये ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 या
जिसको हम BOH होल थ्राइस से भी लिख सकते हैं, ये देता है, जो कि एक वीक एसिड है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या है, Na2B4O7 प्लस 2HCl प्लस 5H2O gives 2 NaCl प्लस ऑर्थोबोरिक एसिड। ठीक है, तो इस रिएक्शन का यूज ऑर्थोबोरिक एसिड बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब फर्दर अगर हम इस बोरैक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखो कि बोरैक्स का केमिकल फॉर्मूला क्या है, Na2B4O7.10H2। ठीक है, लेकिन इसका एक्चुअल क्रिस्टल स्ट्रक्चर इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो B4O5OH होल 4 2- आयन की प्रेजेंस की वजह से अगर हम देखें तो बोरैक्स का जो करेक्ट केमिकल कॉम्पोजिशन है वो क्या होता है, Na2B4O5OH4.8H2O होता है। ठीक है, जहां टोटल 10 पानी के मॉलिक्यूल्स 2 OH ग्रुप्स के रूप में बोरॉन से जुड़े होते हैं और 8 क्रिस्टलीन वाटर के रूप में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसके टेट्राहेड्रल यूनिट की बात करें तो बोरैक्स के स्ट्रक्चर में एक कंप्लीट टेट्राहेड्रल यूनिट प्रेजेंट होती है, जिसे टेट्राबोरेट आयन कहते हैं। ठीक है, जो क्या है B4O5OH4 2-। ठीक है, अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो इस आयन में एक सेंट्रल रिंग स्ट्रक्चर होता है जो बोरॉन और ऑक्सीजन एटम से बना होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इस स्ट्रक्चर में 4 बोरॉन एटम्स होते हैं। कितने हैं देखो, 1 2 3 4, 4 बोरॉन एटम्स होते हैं और इनमें से 2 बोरॉन एटम्स हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये वाले दो, ये वाला बोरॉन और ये वाला बोरॉन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, जहां 3 ऑक्सीजन एटम से ये जुड़े होते हैं। ठीक है, और जो 2 बोरॉन्स होते हैं, जैसे एक ये वाला बोरॉन और एक ये वाला बोरॉन, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये आयन 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स और 2 ट्रायंगुलर प्लेनर यूनिट से मिलकर बनता है, जो कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम में जुड़े होते हैं। ठीक है, अब हम फर्दर आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बोरिक एसिड के बारे में। ठीक है, H3BO3 के बारे में। तो यहाँ पे हम देखें तो बोरिक एसिड, जिसे हम ऑर्थोबोरिक एसिड भी कहते हैं, ये बोरॉन का एक और इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। अब अगर मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो ये एक व्हाइट क्रिस्टलीन सॉलिड होता है। ठीक है, इसका जो टेक्सचर होता है ये सोपी टू टच होता है। ठीक है, मतलब आप टच करोगे तो आपको सोपी जैसा फील होगा। और अगर मैं इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो ये कोल्ड वाटर में लेस सॉल्युबल होता है, लेकिन गर्म पानी में ये ज्यादा सॉल्युबल होता है। ठीक है, अब अगर हम इसके एसिडिक नेचर की बात करें तो वीक मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, तो वीक मोनोबेसिक एसिड के अगर बारे में बात करें तो बोरॉन एक वीक मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक का क्या मतलब है, मोनोबेसिक का मतलब है कि ये एक सोल्यूशन में सिर्फ एक H+ आयन देता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक प्रोटॉन डोनर नहीं है, इट इज नॉट अ प्रोटॉन डोनर। तो बोरिक एसिड दूसरे एसिड जैसे कि HCl की तरह सीधे H+ आयन डोनेट नहीं करता है। ठीक है, और ये कैसे एक्ट करता है, ये एक लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो लुईस एसिड क्या होता है, ये वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो जब बोरिक एसिड पानी में घुलता है तो ये पानी जो H2O है उसमें से एक OH- आयन को एक्सेप्ट कर लेता है और H+ आयन रिलीज कर देता है, जिससे जो सोल्यूशन है वो एसिडिक हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम फर्दर आगे देखेंगे तो बोरिक एसिड को गर्म करने पर ये स्टेप वाइज तरीके से डिहाइड्रेटेड होता है। ठीक है, वो स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले जब H3BO3 को हम 370 केल्विन से ऊपर हीट करते हैं तो ये मेटाबोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मेटाबोरिक एसिड क्या है, H2BO2। ठीक है,
दूसरे में क्या होता है कि अगर मेटाबोरिक एसिड को और ज्यादा हीट किया जाए तो ये डिहाइड्रेट होकर बोरॉन ट्राइऑक्साइड, जिसे बोरिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं, उसमें ये चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले H3BO3 हीट करा तो मेटाबोरिक एसिड, और फर्दर हीट करा तो बोरॉन ट्राइऑक्साइड या बोरिक एनहाइड्राइड में ये बदल जाता है। ठीक है, अब हम फर्दर आगे देखते हैं बोरिक एसिड में। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसके स्ट्रक्चर और यूजेस के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, लेयर स्ट्रक्चर होता है। तो बोरिक एसिड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर लेयर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो इस स्ट्रक्चर की बेसिक यूनिट प्लेनर BO3 यूनिट्स है वो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हर बोरॉन एटम 3 ऑक्सीजन एटम से जुड़ा होता है। ठीक है, तो अगर देखोगे तो हर बोरॉन एटम 3 ऑक्सीजन एटम से जुड़ा होगा यहाँ पे, और ये एक ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनाता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में बात करें तो ये प्लेनर BO3 यूनिट्स एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ी होती हैं, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही इन BO3 यूनिट्स को एक 2 डायमेंशनल शीट के लेयर में बांध कर रखते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये जो डैश लाइन से है ये क्या है, हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, और अगर हम देखें इनके सॉफ्टनेस का जो रीजन है वो क्या है कि इन लेयर्स के बीच की बॉन्डिंग बहुत वीक होती है। तो जब हम बोरिक एसिड को टच करते हैं तो ये लेयर्स आसानी से एक दूसरे पर स्लाइड हो जाती है, इसीलिए ये सॉफ्ट और सोपी टू टच हमें फील होता है। ठीक है, तो ये था इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब अगर हम बोरिक एसिड के यूजेस के बारे में देखते हैं तो कई तरह की इंडस्ट्रीज और एप्लीकेशंस में इसको यूज करते हैं। सबसे पहले अगर एंटीसेप्टिक देखें तो इसे एक एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, खासकर अगर हम बोले माइनर कट्स या फिर स्किन इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए। दूसरा क्या है, आई वॉश, तो इसका डाइल्यूट सोल्यूशन आई वॉश के लिए भी यूज होता है। अगर हम फूड प्रिजर्वेटिव की बात करें तो कुछ कंट्रीज में इसे फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में भी हम इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम फिर ग्लास इंडस्ट्री बोले तो ये ग्लास इंडस्ट्री में भी यूज होता है, खासकर हीट रेजिस्टेंट ग्लास जैसे पायरेक्स बनाने के लिए। ठीक है, तो बोरॉन की प्रेजेंस ग्लास को थर्मल शॉक से बचाती है। और लास्ट क्या है, पोट्री, तो इसे पोट्री जैसे कि हम जिसको मिट्टी के बर्तन बोलते हैं में ग्लेजेस बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। ग्लेजेस क्या होता है, एक चमकदार आप बोल सकते हो परत होती है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं किसकी, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के बारे में। ठीक है, तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड क्या है, BF3। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो BF3 जो है ये कलरलेस और पंजेंट गैस है। पंजेंट गैस मतलब आप बोल सकते हो कि तेज गंध वाली जो गैस है। तो अगर हम इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो कितना होता है, -127.1 डिग्री सेल्सियस, और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो कितना होता है, -99.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जब ये मॉइस्ट एयर में आता है तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्गली फ्यूम्स है। ठीक है, और इसकी क्या होती है, एक पंजेंट स्मेल होती है। ठीक है, अब अगर हम इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो BF3 जो है वो पानी में एक्सीडिंगली सॉल्युबल है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है, इसीलिए इसे लैबोरेटरी में मरकरी के ऊपर कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ना कि पानी के ऊपर। अब अगर हम इसके केमिकल नेचर की बात करें तो लुइस एसिड जो है इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो BF3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। बोरॉन एटम के वैलेंस शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तब इसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट होता है। इसका जो बिहेवियर होता है वो लुइस एसिड बिहेवियर होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण ये लुइस एसिड की तरह बिहेव करता है, यानी ये दूसरे मॉलिक्यूल से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो जब BF3 इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जैसे कि अमोनिया, H2S या फिर F- आयंस के साथ रिएक्ट करता है
तो ये कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, ठीक है। तो अगर हम देखें NH3 के साथ तो क्या होता है, BF3 नाइट्रोजन का एक लोन पेयर एक्सेप्ट करके एक स्टेबल अडक्ट बनाता है। यहाँ पे देखो, अगर हम देखें ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, NH3 के साथ। तो ये क्या करता है, यहाँ पे नाइट्रोजन का एक लोन पेयर एक्सेप्ट करके यहाँ पे क्या एक स्टेबल अडक्ट बनाता है। जब हम H2S के साथ देखते हैं तो BF3 यहाँ पे सल्फर का लोन पेयर एक्सेप्ट करके भी यहाँ पे एक अडक्ट बनाता है। और जब हम F माइनस आयंस के साथ देखें तो BF3 F माइनस आयन का लोन पेयर एक्सेप्ट करके टेट्राफ्लोरोबोरेट आयन बनाता है, जिसको हम BF4 माइनस, ठीक है। अब अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो सबसे पहला है कैटलिस्ट की तरह। तो ये अपनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी के कारण BF3 को कैटलिस्ट के रूप में हम ऑर्गेनिक रिएक्शन में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन की, पॉलीमराइजेशन की या फिर एल्काइलेशन रिएक्शन, तो यहाँ पे इसका यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्दर अगर हम बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में देखते हैं तो अगर हम यहाँ पे देखें तो BF3 पानी के साथ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस करता है। तो BF3 पानी के साथ कंबाइन होके दो तरह के हाइड्रेट्स बनाता है। पहला क्या है, BF3.H2O, ठीक है, जिसमें इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 10.18 डिग्री सेल्सियस होता है। और दूसरा क्या कॉम्प्लेक्स बनाता है, दूसरा क्या हाइड्रेट बनाता है, ये BF3.2H2O, इसमें इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये 6.36 डिग्री सेल्सियस। तो एक्वस सोल्यूशन में BF3 का हाइड्रोलिसिस होता है, जिसके हम बोल सकते हैं रिजल्ट में बोरिक एसिड और हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप रिएक्शन देखोगे तो 4BF3 प्लस H2O क्या देते हैं, ये बोरिक एसिड H3BO3 और इसके साथ ही क्या देते हैं, हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड जो कि है 3HBF4, ठीक है। तो अब अगर हम फर्दर देखें यहाँ पे तो BF3 के BF बॉन्ड की प्रॉपर्टीज जो है वो काफी इंटरेस्टिंग होती है, जो इसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर और फ्लोरीन एटम से इलेक्ट्रॉन की वापसी के कारण मिलती है, ठीक है। वापसी मतलब को हम बोलते हैं बैक डोनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो BF3 में BF बॉन्ड की लेंथ 1.30 है। तो ये बॉन्ड लेंथ कोवेलेंट रेडियाई से काफी छोटी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें हम बोरॉन का अगर देखें तो 0.80 है और फ्लोरीन का कितना है 0.72। इसका जो कोवेलेंट रेडियाई है ये इन दोनों का सम है, जो कि कितना है 1.52। तो इनका जो कोवेलेंट रेडियाई के सम से ये जो होता है काफी छोटी होती है इनकी बॉन्ड लेंथ, ठीक है। और शॉर्टर बॉन्ड लेंथ का मतलब ये है कि बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। अब अगर हम इनकी हाई बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो BF बॉन्ड की एनर्जी जो है वो बहुत हाई होती है। कितनी होती है, 646 किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है, जो कि सिंगल BF बॉन्ड से ज्यादा है। अब अगर हम आगे देखें तो देखो क्या होता है कि बोरॉन के पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल है और फ्लोरीन के पास फिल्ड p ऑर्बिटल है, ठीक है। तो फ्लोरीन क्या करता है, फ्लोरीन अपना लोन पेयर बोरॉन के एम्प्टी p ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है, जिससे BF बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, ठीक है। तो इस p पाई बैक बॉन्डिंग के कारण BF3 के काफी सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो इस बैक बॉन्डिंग की वजह से बोरॉन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कुछ हद तक कंपनसेट हो जाती है, लेकिन ये फिर भी लुईस एसिड की तरह ही काम करता है। तो यहाँ पे देखो आपको इसके BF3 के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया गया है। तो ये क्या है, इसके रेजोनेटिंग, ठीक है। अब अगर हम फर्दर देखें तो यहाँ पे देखो वही चीज दी गई है कि इसके क्या होते हैं, वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि इन्वॉल्व होता है इसमें p पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। अब अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें तो इसको एज अ बिल्डिंग ब्लॉक यूज करते हैं, ठीक है। तो BF3 एक एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक है जिसका यूज हम दूसरे बोरॉन कंपाउंड्स को बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगला है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, जो कि है हमारा AlCl3।
तो यहाँ पे अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो एनहाइड्राइज एल्यूमिनियम क्लोराइड एक वाइट डेलिक्विसेंट सॉलिड है, ठीक है, जो कि हवा और नमी अब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये हवा में फ्यूम्स देता है। इसका रीजन हम देखेंगे आगे रिएक्शन की वजह से। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड प्राइमरीली कोवैलेंट होता है, ठीक है, इसीलिए ये पानी की बजाय ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होता है। तो जो AlCl3 है वो गैसियस या वेपर फेज में या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में Al2Cl6 के रूप में रहता है, जिसे हम डाइमर स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखो, ये डाइमर स्ट्रक्चर है AlCl3 का। तो अगर इसका रीजन देखो तो क्या है कि एल्यूमिनियम एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, ठीक है। एल्यूमिनियम के पास सिर्फ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो डाइमर बनाकर ये क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कुछ हद तक पूरा करता है, ठीक है। तो ये है इसका डाइमर स्ट्रक्चर। अब अगर हम इसकी रिएक्शन देखें तो एनहाइड्राइज एल्यूमिनियम क्लोराइड Al2Cl6 मॉइस्ट एयर में इसीलिए फ्यूम्स देता है क्योंकि ये पानी के साथ रिएक्ट करके HCl गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जो HCl गैस होती है ये हवा में जो हम बोल सकते हैं फ्यूम्स देती है या फिर धुआं देती है। तो इसकी रिएक्शन अगर देखो तो Al2Cl6 plus 6H2O gives 2AlOH whole thrice plus 6HC, ठीक है। और यहाँ पे आप फर्दर देखोगे क्या होता है कि पानी की ज्यादा क्वांटिटी के साथ रिएक्ट करने पर यह हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है जो कि आयनिक होता है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या है, Al2L6.12H2O gives 2AlCl3.6H2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसके अमोनिया के साथ रिएक्शन की बात करें तो Al2Cl6 अमोनिया के साथ रिएक्ट करके एक एडिशन प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में अब क्या होता है, जो अमोनिया है वो लुईस बेस की तरह एक्ट करता है और जो AlCl3 है वो लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या है, Al2Cl6 एनहाइड्रस फॉर्म में जो है प्लस 12NH3 gives 2 whole AlCl3.6NH, ठीक है। तो ये क्या है, एक एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड की AlCl3 की, तो अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन के साथ, तो जब एल्यूमिनियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होती है ये 2 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले AlCl3 एल्कली NaOH के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनाता है। देखो रिएक्शन है AlCl3 plus 3NaOH gives AlOH whole thrice plus 3NaCl, ठीक है। और यहाँ पे ये जो AlOH whole thrice है ये वाटर में इनसॉल्युबल है। दूसरा क्या होता है, अगर हम एक्सेस में NaOH डालना कंटिन्यू रखते हैं तो ये नया बना हुआ जो AlOH3 whole thrice प्रेसिपिटेट है ये बाकी बचे NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है जो सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे NaAlO2 क्या है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो रिएक्शन क्या है, NaOH whole thrice plus NaOH gives NaAlO2 plus 2H2O, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 के यूजेस देखें तो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल और लेबोरेटरी केमिकल है, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड की तरह काम करता है। तो सबसे पहले देखो कि जो एनहाइड्रस AlCl3 को फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट या कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन में अल्काइल ग्रुप्स एल्काइलेशन या एसाइल ग्रुप्स एसाइलेशन जोड़ने के काम आती है, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग डाइज एंड परफ्यूम्स, तो ये ड्रग्स डाइज और परफ्यूम्स के को बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। और अगर हम तीसरा देखें तो वो क्या है, पेट्रोलियम क्रैकिंग। तो इसे पेट्रोलियम के हाई बॉइलिंग फ्रैक्शंस की क्रैकिंग में यूज किया जाता है,
ठीक है, जिससे क्या बनता है, गैसोलीन या फिर जिसे हम पेट्रोल बोलते हैं, तो वो बनता है। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट किसके बारे में, एलम्स के बारे में, ठीक है। तो एलम जिसे हम आमतौर पर क्या फिटकरी बोलते हैं, ठीक है, ये डबल सल्फेट्स होते हैं। तो एलम्स जो है ये ऐसे डबल सल्फेट्स होते हैं जिनका जनरल कॉम्पोजिशन क्या है, M2SO4 डॉट M2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है, ये क्या होता है, ये जो है ये इनका कॉम्पोजिशन होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो M है ये कोई भी मोनोवैलेंट बेसिक रेडिकल हो सकता है, जैसे कि Na+ या K+ या फिर NH4+, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें ये जो M- है ये कोई भी ट्राइवेलेंट बेसिक रेडिकल हो सकता है, जैसे कि Al3+, Cr3+ या फिर Fe3, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम्पल्स देखें एलम के, तो सबसे पहला है पोटैश एलम, तो ये सबसे कॉमन है। इसका देखो क्या है फॉर्मूला, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, ठीक है। दूसरा क्या है, सोडियम एलम, तो इसका क्या होता है, इसमें मोनोवेलेंट आयन Na+ होता है, ठीक है। तो क्या होता है ये Na2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। और अगर हम अगला देखें तो वो क्या है, फेरिक एलम, तो इसमें ट्राइवेलेंट आयन Fe3+ होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट Fe2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एलम्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो ये आइसोमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि इनकी क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर जो है वो एक जैसी होती है और ये हॉट वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो जब एलम्स को पानी में घोला जाता है तो इनके एक्वस सॉल्यूशंस एसिडिक होते हैं, ठीक है। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये होता है कि ये एसिडिटी हाइड्रोलिसिस के कारण आती है। तो ट्राइवेलेंट आयन Al3+ या फिर Cr3+ वीक बेस जैसे कि AlOH होल थ्राइस या स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 से आता है, ठीक है, जिसके कारण सोल्यूशन जो है वो एसिडिक हो जाता है, ठीक है। अब अगला देखो क्या है कि जब एलम्स को हीट किया जाता है तो ये स्वेल अप हो जाते हैं और अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये लॉस कर देते हैं। तो इनके पीछे जो पोरस मास बच जाता है हम उसको बर्न्ड एलम कहते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें हम स्टेप्स, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये 24 मॉलिक्यूल्स पानी को लूज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। जब आप इसको हीट करते हो अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये अपना 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को क्या करता है, लूज करता है। और फिर क्या होता है, डीकॉम्पोजिशन, और फिर रेड हॉट करने पर एनहाइड्रस सॉल्ट सल्फेट में डीकम्पोज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वही रिएक्शन दी गई है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे एलम्स के यूजेस के बारे में बात करें तो इसको हम यूज करते हैं वाटर प्योरिफिकेशन में। तो ये पानी को प्योरीफाई करने में इस्तेमाल होता है, ठीक है, क्योंकि Al3+ आयन डर्ट पार्टिकल्स को कोगुलेट कर देता है। और दूसरा क्या है, ये ब्लीडिंग को रोकता है, तो ये कट से खून को रोकने में भी यूज होता है, ठीक है। और इसका यूज एंटीसेप्टिक के लिए भी होता है, ठीक है, ये एक एंटीसेप्टिक के रूप में भी इस्तेमाल होता है। और लेदर टेनिंग, तो ये लेदर टेनिंग की प्रोसेस में भी यूज होता है। और फिर अगर हम देखें तो मॉडर्न इसे डाइंग और कैलिको प्रिंटिंग में मॉडर्न की तरह भी हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने जो भी अभी कॉन्सेप्ट सीखे वो अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है कि कैटिनेशन टेंडेंसी ऑफ कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का जो ऑर्डर है वो आपको दे रखा है। सबसे ज्यादा कार्बन की है, फिर सिलिकॉन की है और फिर किसकी है, फिर जर्मेनियम की है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जीज है कार्बन कार्बन, सिलिकॉन सिलिकॉन और जर्मेनियम की क्या होंगी, तो आपको बॉन्ड एनर्जीज बतानी है किलो जूल पर मोल में। पहला ऑप्शन देखो क्या है, 348, 297 और 260। दूसरा क्या है, 297, 348 और 260।
तीसरा क्या है 348, 260 और 297, और चौथा क्या है यहाँ पे 260, 297 और 348। तो यहाँ पे आपको सही आंसर बताना है। तो यहाँ पे देखो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 348, 297 और 360। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कैटेनेशन की बात करूं तो कैटेनेशन की टेंडेंसी ग्रुप में नीचे जाने पर डिक्रीज होती है, ठीक है, तो डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज होती है। इसका रीजन क्या है कि जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ता है और जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती है, बढ़ती है। तो इससे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये कम हो जाती है और इसीलिए एलिमेंट की अपनी ही एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, जिसको हम कैटेनेशन बोलते हैं, ये कम हो जाती है। तो इसीलिए जो कैटेनेशन की टेंडेंसी का ऑर्डर है वो ये है, ठीक है, सबसे ज्यादा कार्बन, फिर सिलिकॉन और फिर जर्मेनियम, ठीक है। तो हमसे अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बॉन्ड एनर्जीज का ऑर्डर पूछा गया है, ठीक है। तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी है ये कैटेनेशन टेंडेंसी को डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करती है। तो जो एलिमेंट जितनी स्ट्रॉन्ग सेल्फ बॉन्ड बनाएगा उसकी जो कैटेनेशन है वो उतनी ही ज्यादा होगी। इसीलिए कार्बन कार्बन, सिलिकॉन सिलिकॉन और जर्मेनियम जर्मेनियम बॉन्ड एनर्जीज का जो ऑर्डर है वो भी कैटेनेशन टेंडेंसी का ऑर्डर ही फॉलो करता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम देखें कार्बन कार्बन की कितनी होगी, सबसे ज्यादा होगी 348, सिलिकॉन सिलिकॉन की कितनी होगी 297 और जर्मेनियम जर्मेनियम कितनी होगी 260 होगी, ठीक है। इसीलिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे। अगले सवाल में आपको क्या पूछा गया है कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2 इज ड्यू टू। तो आपको इसका रीजन बताना है इसके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला है लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, दूसरा है प्रेजेंस ऑफ 2 OH ग्रुप्स एंड 1 pH बॉन्ड, नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ 1 OH ग्रुप एंड 2 pH बॉन्ड्स, और नेक्स्ट है हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेजेंस ऑफ 1 OH ग्रुप एंड 2 pH बॉन्ड। अब यहाँ पे अगर मैं H3PO2 के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो H3PO2 में फॉस्फोरस एटम डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। तो एक OH ग्रुप से जुड़ा होता है ये और 2 pH बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो क्या है, सी ऑप्शन है, ठीक है। तो कि प्रेजेंस ऑफ 1 OH ग्रुप एंड 2 pH बॉन्ड, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर हम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था कि रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो इजिली हाइड्रोजन रिलीज कर सके या जो ऑक्सीडाइज हो सके, ठीक है। तो H3PO2 में जो हाइड्रोजन एटम्स डायरेक्ट फॉस्फोरस एटम से जुड़े होते हैं वो इजिली रिलीज हो जाते हैं और रिडक्शन का काम करते हैं, ठीक है। तो H3PO2 में 2 pH बॉन्ड्स होते हैं जो इसे एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो बनाते हैं, ठीक है। और सिर्फ वो हाइड्रोजन एटम्स जो ऑक्सीजन एटम से जुड़े होते हैं वही एसिडिक होते हैं और डिसोसिएट होके H+ देते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे बाकी ऑप्शंस की, अगर हम एनालिसिस के बारे में बात करें तो पहला ऑप्शन क्या दिया था, लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो H3PO2 में फॉस्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 होती है, जो लो है और ये ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होके रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। अब अगर हम दूसरे की बात करें तो वहां पे क्या है, प्रेजेंस ऑफ 2 OH ग्रुप्स एंड 1 pH बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये फॉस्फोरिक एसिड का है, ठीक है, जो क्या है, सॉरी, फॉस्फोरस एसिड का है जो कि है H3PO3। तो H3PO3 में 2 POH बॉन्ड और 1 pH बॉन्ड जो है वो होता है, इसीलिए ये H3PO2 से कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और डी ऑप्शन में क्या था, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फॉस्फोरस। तो इसका रिड्यूसिंग बिहेवियर से इसका कोई भी हम बोल सकते हैं सीधा रिलेशन
नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे। तो यहाँ पे देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो नाइट्रोजन है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है इन द रेंज। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है 0 2 + 5, नेक्स्ट दिया गया है -3 2 + 5, नेक्स्ट है -5 2 + 3 और लास्ट में है -3 2 + 3। ठीक है, तो इसमें बताना है सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, -3 से लेके +5 तक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नाइट्रोजन जो है वो ग्रुप 15 का एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 7। ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p3। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब नाइट्रोजन इन पांचों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करता है तो ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? वो +5 है। ठीक है, जैसे कि नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3 या डाई नाइट्रोजन कंपाउंड N2O5 में जो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +5 होती है। और अगर मैं इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो नाइट्रोजन को स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो जब नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाता है और 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो ये अपनी मिनिमम नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -3। जैसे कि अमोनिया और मेटल नाइट्राइड में हाइड्रोजन की जो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -3 है। ठीक है, तो इसलिए नाइट्रोजन इन दो एक्सट्रीम्स -3 और +5 के बीच की सारी इंटीजर ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है। ठीक है, जैसे कि -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 और +5। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगले सवाल में क्या दिया है कि हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन विच इज एसिडिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा हाइड्राइड है नाइट्रोजन का जो कि एसिडिक है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? NH3। उसके बाद क्या है यहाँ पे? N2H4, फिर है N2H2 और फिर है N3H। तो बताओ इसमें से सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, N3H। ठीक है, जिसको हम हाइड्रोजोइक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर हम सोल्यूशन देखें तो अगर हम बात करें हाइड्रोजोइक एसिड की तो NH3 एक वीक एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, जिसकी जो pKa वैल्यू है वो लगभग 4.7 होती है। तो जब इसे पानी में हम घोलते हैं तो ये H+ आयन जो है वो डोनेट करता है और अजाइड जिसे हम N3- आयन बोलते हैं ये वो बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो ये दिखाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें इसका जो कॉन्जुगेट बेस है N3-, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कारण स्टेबल होता है और इसीलिए N3H इजिली H+ आयन जो है वो रिलीज कर देता है जो इसके एसिडिक नेचर को कंफर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो आपको दिए हुए हैं। ठीक है, अब अगर हम बाकी हाइड्राइड्स की बात करें जो आपको क्वेश्चन में गिवन थे, तो अगर अमोनिया की बात करें तो ये वीक बेस है, तो ये H+ आयन एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन बनाता है। और जो हाइड्राजीन है N2H4 ये भी एक वीक बेस है और जो N2H2 है ये जनरली न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला सवाल। तो ये जो अगला सवाल है ये जेईई मेन 2018 में पूछा गया था। तो यहाँ पे दिया गया है ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो प्रोड्यूस नहीं करता है नाइट्रोजन गैस बाय थर्मल डीकंपोजिशन। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस देखो क्या है। सबसे पहला है BaN3 होल ट्वाइस, फिर है NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, फिर है NH4NO2 और फिर है NH4 होल ट्वाइस SO। ठीक है, तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा।
तो अगर आप देखोगे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जो कि है NH4 होल ट्वाइस SO4। अब यहाँ पे अगर आप सोल्यूशन देखोगे तो अगर आप यहाँ पे डीकम्पोजिशन देखोगे, थर्मल डीकम्पोजिशन दिए हुए कंपाउंड्स का, तो जब हम यहाँ पे इसका थर्मल डीकम्पोजिशन देखेंगे NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 का, तो ये क्या देगा N2 + 4H2O + Cr2O3, ठीक है। जब हम NH4NO2 का देखेंगे तो ये क्या देगा N2 + 2H2O, ठीक है। फिर अगर हम NH4 होल ट्वाइस SO4 का देखते हैं तो ये 2NH3 + H2SO4 देता है। और अगर हम BaN3 होल ट्वाइस का देखते हैं तो ये हमें क्या देता है Ba + 3N2 देता है, ठीक है। तो इसीलिए जो NH4 होल ट्वाइस SO4 है ये हमें N2 नहीं देता है हीटिंग पे, बाकी जो रेस्ट ऑफ द कंपाउंड्स है ये हमें N2 देते हैं अपने थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है। तो इसीलिए सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एक्स्ट्रा प्योर N2 है दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है NH3 विद CuO, दूसरा ऑप्शन दिया है NH4NO3, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया है NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 और लास्ट ऑप्शन क्या दिया है BaN3 होल ट्वाइस। तो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी BaN3 होल ट्वाइस, ठीक है। तो जब हम सोल्यूशन देखते हैं तो जब बेरियम एजाइड को हीट करते हैं तो ये क्लीन तरीके से डीकम्पोज होकर बेरियम मेटल और नाइट्रोजन गैस देता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में कोई भी साइड प्रोडक्ट या इम्प्योरिटीज नहीं बनती है, इसीलिए जो N2 गैस मिलती है वो एक्स्ट्रा प्योर होती है, ठीक है। तो रिएक्शन देखो क्या है BaN3 होल ट्वाइस गिव्स Ba + 3N2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर हम दूसरे ऑप्शंस देखें तो बाकी ऑप्शंस भी N2 गैस देते हैं, लेकिन क्या होती हैं वो इम्प्योर होती हैं क्योंकि उनमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, वाटर वेपर या दूसरी गैसेस की इम्प्योरिटीज होती है, ठीक है। तो इसीलिए सही ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में आपको बताने हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन P4O10, ठीक है। तो P4O10 में कितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। सबसे पहले देखो ऑप्शन क्या दिया है 6 है, फिर 16 है, फिर 20 है और फिर 7 है, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा। तो जब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जो कि है 16। तो यहाँ पे देखो क्या है, अगर हमें यहाँ पे बात करें सिग्मा बॉन्ड्स की P410 में तो वो कितने हैं 16 है, ठीक है। तो P4O10 का स्ट्रक्चर P4 टेट्राहेड्रल केस जैसा होता है, ठीक है, जो P4O6 के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता होता है, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। बस इसमें कुछ एडिशनल बॉन्ड्स होते हैं। तो अगर हम बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में 6 फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस ब्रिज बॉन्ड्स होते हैं जो चारों फॉस्फोरस एटम्स को पास में जोड़ते हैं। तो हर ये ब्रिज बॉन्ड के एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो जाते हैं 6 हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हर फॉस्फोरस एटम एक टर्मिनल ऑक्सीजन एटम से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो ऐसे 4 टर्मिनल POO बॉन्ड्स होते हैं। तो डबल बॉन्ड्स में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स टर्मिनल वाले कितने हो गए 4। तो ब्रिजेस वाले कितने हो गए 6, टर्मिनल वाले कितने हो गए 4। तो टोटल कितने हो गए 10, ठीक है। अब अगर हम और देखें तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स की जो वैल्यू है वो इन दोनों तरह के सिग्मा बॉन्ड्स का एडिशन होती है। तो जो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स है वो किसके बराबर है, सिग्मा बॉन्ड्स इन POP ब्रिजेस प्लस सिग्मा बॉन्ड्स इन P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन टर्मिनल बॉन्ड्स। तो कितने होते हैं 6 POP बॉन्ड्स होते हैं और 4 P डबल बॉन्ड O टर्मिनल सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो जाते हैं यहाँ पे 10 हो जाते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम पीओपी ब्रिज बॉन्ड्स की बात करें तो चारों फॉस्फोरस एटम्स के बीच 6 ऑक्सीजन एटम्स ब्रिज का काम करते हैं। ठीक है, तो हर पीओपी ब्रिज में 2 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल पीओ सिंगल बॉन्ड्स कितने होते हैं, यहाँ पे 12। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे कितने हो जाते हैं, ब्रिजेस की बात करें तो 12 होते हैं। अब अगर हम पी डबल बॉन्ड ओ टर्मिनल बॉन्ड्स की बात करें तो हर फॉस्फोरस एटम पर एक टर्मिनल पी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो हर 4 टर्मिनल पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड्स होते हैं, तो हर डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड्स हो गए टर्मिनल वाले, 4 हो गए। ठीक है, तो अगर हम इन टोटल को ऐड करें तो 12 + 4 टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 हो जाएगा। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 16। ठीक है, और 4 यहाँ पे 4 पाई बॉन्ड्स भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं P4O10 वाले कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो PH3 है द हाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरस इज, तो ये क्या होगा, मेटालिक होगा, आयनिक होगा, नॉन मेटालिक होगा या फिर कोवेलेंट होगा। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है यहाँ पे कोवेलेंट। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखते हैं तो क्या होता है, अगर हम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करें तो पीएच3 में फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है। ठीक है, फॉस्फोरस की कितनी है, अप्रोक्स 2.19 है, और हाइड्रोजन की कितनी है, 2.20। तो जब दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर कम होता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, जिससे क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये क्या है, कोवेलेंट हाइड्राइड है। तो पीएच3 ग्रुप 15 के नॉन मेटल का हाइड्राइड है। ठीक है, तो जनरली नॉन मेटल्स और हाइड्रोजन के बीच बने कंपाउंड्स कोवेलेंट होते हैं। ठीक है, तो जो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो पीएच3 का स्ट्रक्चर पिरामिडल होता है और ये एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। तो इसमें फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बीच सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब कंसंट्रेटेड HNO3 को हीट करते हैं P2O5 के साथ तो ये क्या बनाता है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है ये N2O बनाता है, या फिर ये NO बनाता है, NO2 बनाता है, या फिर N2O5। यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये क्या बनाता है, N2O5 बनाता है। ठीक है, तो जब हम कंसंट्रेटेड HNO3 को P2O5 के साथ हीट करते हैं तो ये डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड बनाता है। तो अगर हम यहाँ पे इस रिएक्शन का रीजन देखें तो जो P2O5 है ये एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। इसका काम है दूसरे कंपाउंड से पानी निकालना। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड HNO3 का केमिकल फॉर्मूला H2O.N2O5 के रूप में देखा जाता है, क्योंकि HNO3 में H2O और N2O5 से ये मिलकर बना होता है। तो P2O5 नाइट्रिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल से क्या करता है, वाटर को निकाल देता है, जिसके रिजल्टेंट में हमें क्या मिलता है, N2O5। ठीक है, तो इस रिएक्शन में P4O10 खुद मेटाफॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और HNO3 से N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो है वो निकलता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप जो क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट हमने कवर करे वो आपको समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच।